लड़ाने में तो एक्सपर्ट हूँ, लड़ने में थोड़ा मेरे को लगता मुश्किल लगेगी। तो मेरे को वही लगा कि मैं इलेक्शन मैनेज तो अच्छा करता हूँ, लेकिन अब ये कैंपेन अच्छी नहीं शायद कर पाऊँगा। तो मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि मैं चाहूँगा कि राहुल जी रायबरेली न छोड़े। राम हमारी कोई चुनावी वस्तु नहीं थे, ठीक है, और फिर राम जी ने उनको सजा भी दे दिया। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। लोकसभा 2024 के नतीजे हम सबके सामने हैं। एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन इंडिया अलायंस के पास भी अच्छा खासा सीटों का नंबर है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस के बीच अभी खुशियों की लहर है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, अमेठी से नए नवेले निर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। आपको बहुत बहुत बधाई अमेठी से जीतने पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जब अमेठी के लिए उम्मीदवार का चुनाव नहीं हुआ था और जब कांग्रेस में कई सारी बातें चल रही थी कि किसको उतारा जाए और फिर आपका नाम चुना जाता है, तो उस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने आपसे क्या बात की थी, कैसे आपको मनाया? बात नहीं, मैं तो एक्चुअली देखिए क्या था, क्योंकि गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है दोनों, तो मैं तो एक तरह से ये आशा लेके गया था कि शायद मतलब वही राहुल जी और जैसे मैडम को कहा था तो ऐसे ही होगा सीन। लेकिन चलो, जो इनका परिवार का फैसला, जो पार्टी का फैसला था, तो उसको मानना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शायद आपको लड़ना पड़ेगा जी। तो फिर मैंने तब भी अपना बताया कि मैं लड़ाने में तो एक्सपर्ट हूँ, लड़ने में थोड़ा मेरे को लगता मुश्किल लगेगी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, परिवार का फैसला है और हम लोग बराबर आपकी मदद करने के लिए। आप इतने समय से राजीव गांधी जी के साथ हैं, सोनिया गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी के चुनावों में आपने इतना हेल्प किया है, फिर आपको क्यों ऐसा लगा कि लड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लड़वाना नहीं? आपको बताऊँ ना कि देखो क्या होता है कि जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है ना, तो जो साइड में अगर वो बैठ जाता है ड्राइविंग सीट छोड़ के, तो उसको लगता है कि ये वाला सही नहीं चला रहा, ड्राइविंग सही नहीं कर रहा। आपको भी होता होगा जब ड्राइविंग जानती है। तो मेरे को वही लगा कि मैं इलेक्शन मैनेज तो अच्छा करता हूँ, लेकिन अब ये कैंपेन अच्छी नहीं शायद कर पाऊँगा, क्योंकि कैंपेन तो हमारी हमेशा प्रियंका ही ने किया कि शी इज़ अ स्टार कैंपेनर, तो बहुत जल्दी कनेक्ट करती हैं लोगों के साथ में। तो मेरे को लगा कि मैं वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो लेकिन फिर इस समय मेरा मल्टीपल रोल हो गया, मैनेजमेंट भी करना था, साथ में कैंपेन भी करनी थी। लेकिन उस कैंपेन में मेरी प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, अखिलेश जी ने, खड़गे जी ने, सब लोगों ने मेरी मदद किया। आपने बताया प्रियंका जी बहुत अच्छी कैंपेनर है, तो फिर प्रियंका गांधी को ही क्यों अमेठी से नहीं उतारा गया? नहीं, ये तो परिवार का फैसला था, पार्टी का फैसला था, तो इसलिए मेरी तो इच्छा थी कि वो लड़े। मैं तो आज भी मेरी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी हाउस के अंदर हों, मेरी इच्छा है। अच्छा, तो क्या प्रियंका गांधी अब रायबरेली या वायनाड सीट में से किसी पर लड़ने वाली है? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, ये तो फैसला हाईकमान ने करना है या परिवार के लोगों ने करना है। मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी इच्छा है कि उनको हाउस के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर राहुल गांधी की बात निकली है, तो रायबरेली और वायनाड, राहुल गांधी किसका चयन करने वाले हैं दोनों में से? नहीं, अभी उसके ऊपर कंसिडरेशन चल रही है, तो जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही फैसला लेंगे। और मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि मैं चाहूँगा कि राहुल जी रायबरेली ना छोड़े। रायबरेली ना छोड़े? अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक वजह? वजह ये है कि उनके दादाजी वहाँ से लड़े जी, उनकी दादी वहाँ से लड़ी जी, उसके बाद उनके पिताजी वहाँ से लड़े और उसके बाद उनकी माताजी वहाँ पे लड़ी, अब खुद लड़ रहे हैं। तो इतने सालों हो गए, दशकों हो गए, 5-6 दशक, 7 दशक कह लो, कि उनके परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा। मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पे राहुल जी रहें। आप रायबरेली को गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहे हैं, तो इस पे मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगी। जब दूसरी पार्टियां यहाँ पर परिवारवाद का आरोप लगाती हैं और कांग्रेस उसको खारिज कर देती है, और हम देख रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों को ही गांधी परिवार ने एकदम कब्जा जमा करके रखा है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद नहीं करती है? देखिए, इसमें परिवारवाद का मुद्दा तब आता है क्योंकि ये तो जनता चुनती है ना उनको। हमारे खिलाफ प्रत्याशी तो होते हैं, तो लोग उनको चुन लें अगर हमारे को नहीं चुनना, क्योंकि वहाँ की जनता का प्यार है और वो फिर प्यार को छोड़ के। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से भी किसी और उम्मीदवार को उतार सकते हैं ना उन सीटों पर? उतार सकते हैं, लेकिन परिवारवाद का
तब होता है कि जब हम उनको थोपे, ठीक है। तो वहाँ की जनता चुनती है, तो हमारे सामने कैंडिडेट तो आते हैं ना, अगर हमने काम नहीं किया तो फिर उनको चुनने लोकतंत्र में तो ये चुनाव ही होता है ना लास्ट। तो हम लोग तो कहीं रोका नहीं कि भी बीजेपी ना खड़ा करें, हम तो मैनेज नहीं करते ये चीज़ें। तो जनता जिसको चुनती है तो जनता प्यार करती, जनता कहती है कि आप ही हमारे सांसद रहिए। तो हम ऐसा प्यार अगर मिल रहा है किसी चुनाव क्षेत्र से तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो भी परिवार ही एक तरह से हमारा। राम मंदिर बना तो कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से मिला, उसको सब लोगों ने माना, समाज के हर वर्ग ने माना। फिर ये प्रचार किया है कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। भैया राम जी तो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। हिंदुस्तान के कन कन में राम जी मौजूद हैं, हमारे आराध्य हैं। राम हमारी कोई चुनावी वस्तु नहीं थे, ठीक है। और फिर राम जी ने उनको सजा भी दे दिया। अच्छा। कि भाई अयोध्या ही हार गए, चित्रकूट हार गए, मेरे को सुना कि रामटेक भी हार गए, रामेश्वर भी हार गए। तो सब चीजें राम जी से संबंधित हैं। तो राम जी ने लगता है कि सजा दिया है इनको। क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला था कि हमें अयोध्या की सीट चाहिए जब गठबंधन में बात हुई थी? ये मेरे संज्ञान में नहीं है जी, मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। अच्छा, तो अब हम राम मंदिर की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो ये कहकर निकले हैं बाहर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमें राम का नाम लेने नहीं देती है। ये कई सारे लोगों ने मीडिया पर बोला है। देखो जिनको जाना था उन्होंने ये बोला जी, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि जब नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे CLP लीडर, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी, सब लोग सरयू में नहाए, उसके बाद दर्शन करने गए। तो हमने तो किसी को रोका नहीं था। जो ये कहते हैं कि हमको रोका गया राम का नाम लो, ये टोटली फॉल्स स्टोरी है। उनको कहती हूँ जिसको भी आप मानते हो, जिस किसी को भी मानते हो, जिन लोगों ने नेता ने बोला, कभी कांग्रेस ने ऐसा कहा, ठीक है। और मैं तो जब राजीव जी ने शिलान्यास किया था, मैं तो तब भी उसका आई विटनेस था। तो मतलब ये तो टोटली कहना गलत है कि जिनके रास्ते थे, लेकिन अब उनको कोई पूछ नहीं रहा उधर भी। अब 2019 की बात करें, 2014 में राहुल गांधी अमेठी से जीतते हैं, 2019 में वो फिर अमेठी राहुल जी 2004 से जीतते रहे। हाँ, मैं मोदी सरकार के मोदी कार्यकाल की बात कर रही हूँ। तो 2014 में वो जीत जाते हैं, 19 में स्मृति ईरानी उनको हरा देती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं उनका थोड़ा सा अटेंशन रायबरेली की ओर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से वो अमेठी पर ध्यान नहीं दे पाए और राहुल गांधी की हार का ये एक कारण माना जा रहा है। आप इस पे क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं राहुल जी को हारा हुआ मानता ही नहीं हुआ जी। उन्होंने 4,07,000 वोट उस समय लिया था जी। कुछ हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज जरूर थे। हाँ, 50,000 का अंतर था। बड़ा अंतर नहीं था, ये बड़ा अंतर नहीं था। नहीं था, लेकिन मतलब 17 ब्लॉक में अगर 2-2 हज़ार भी बढ़ाते तो हम 10-15 हज़ार से जीतते। तो लेकिन कुछ हमारे मैनेजमेंट के भी इश्यूज थे, जो मैं हर उसमें कहता हूँ। मैंने राहुल जी से भी कहा, क्योंकि उन्होंने जैसे जब उनकी डिफीट हुई तो उन्होंने मेरे को समीक्षा करने के लिए भेजा। तो मैंने समीक्षा करी चीज़ों को, मैंने देखा कि ये डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें अगर ये राइट डायरेक्शन में चलती तो हम जीतते वहाँ से। क्योंकि कोई अगर राहुल जी हारते 2, 2.5, 3 लाख वोट से तो मैं समझता कि अमेठी के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं। लेकिन मैं एक और कॉन्ट्रडिक्ट करूं, स्मृति ईरानी ने हाल ही में बोला था कि राहुल जी जो है 19 की हार के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा लिया। फिर कैसे आप लोगों ने अमेठी में वापसी की? वापसी नहीं की। आप उनको देखिए कि आप जो कहते हैं उसको दरियाफ्त तो करती नहीं आप। जब दरियाफ्त करेगी तब आपको शायद खुद ही जवाब मिल जाता। जब से राहुल जी आ रहे हैं, हमारा गौरीगंज कार्यालय कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा। ऐसे जैसे लोग आते थे, हेल्थ के लिए आते थे, तो हम लोग उसके लिए आते थे। किसी को गरीब कोई आता था, हम लोग हर साल ब्लैंकेट्स बांटते हैं। रेगुलर काम चलते रहे, 5 साल चलते रहे। तो अगर हमने छोड़ना होता, ठीक है, तो हम लोग को कंबल क्यों भेजते वहाँ पे गरीबों को सर्दी में? ऑफिस क्यों चलाते रहते? उसका ऑफिस का बिजली के बिल्स पड़ते हैं, स्टाफ की सैलरीज पड़ती हैं, तो हम क्यों रखते उसको? आप देखें कभी जाइए गौरीगंज, इतना बड़ा ऑफिस है, उसे कितने खर्चे पड़ते होंगे। हमने कंटिन्यू। फिर सबसे बड़ा काम हमने कोरोना के टाइम पे किया। अब देखिए कि वहाँ जाके लोगों से पूछिए कि कोरोना के टाइम पे कौन वहाँ हाजिर था, कांग्रेस थी या ये लोग थे? अच्छा। ये तो वही यूपी गवर्नमेंट कर रही थी, वही कर रहे थे। हम लोग वो कर रहे थे जो यूपी की गवर्नमेंट नहीं कर रही थी।
वहाँ सिलेंडर की कमी थी, तो हम लोग पंजाब से 100 सिलेंडर लेके गए वहाँ पे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी है। फिर हम लोगों को सिलेंडर भरने की दिक्कत थी क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास नहीं था। वो हम लोगों ने इन्हीं के बीजेपी के एक आदमी से, जो पुराने हमारे कांग्रेसी रहे, उनको दे आई कि भाई नहीं, मैं कांग्रेसी रहा हूँ, ये तो इंसानियत की बात है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के नहीं, उन्होंने हमारे सिलेंडर भर के दिए। तो ये तो मतलब था। अब अगर आप कहो कि ये वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई था नहीं है, तो मैं मानने तैयार नहीं। आपकी हम एक पर्सनल सेक्शन में चॉइस क्या बैठे हो? हुए हैं। आपकी पर्सनल चॉइस, आप मतलब आप किसे देखना चाहेंगे? आप इतने सालों से दोनों लोगों के साथ का नहीं आपकी नहीं, देखिए मैं आपकी पसंद देखिए क्या इस है? पे ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी। जी कह चुके हैं जी कि नंबर्स आएंगे जी तो हमारे इंडिया के घटक बैठ के सब फैसला करेंगे। अब उनकी बात के ऊपर तो मैं नहीं कोई बात कर सकता हूँ, जी ठीक है, तो वो कह चुके हैं इस जी। बात को। आप अपनी पर्सनल, जैसे आपने अभी बताया कि नहीं, मेरा निजी पर्सनल तो तौर मेरी पे बहुत जी चॉइस है, वो मैं हाँ अभी नहीं बता सकता, ये बड़ा इशू है, जी, ठीक है। क्योंकि पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी अगर पीएम फेस होती हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। तो उनसे पूछिए, मैंने तो हम्म, ये नहीं कहा, ऐसा जी कुछ नहीं कि मैं दोनों बहन भाई में कभी तुलना नहीं करता हूँ, जी और दोनों ही डेडिकेटेड है एक दूसरे जी के प्रति। जी बाहर कोई भी बात हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं फैमिली के अंदर रहा हूँ, तो हम्म, मैं जानता हूँ कि दोनों बहन भाई एक दूसरे के कितना उनके अंदर जज्बा है हम्म, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का। कब से आप मतलब कैसे आप गांधी परिवार में इतने क्लोज हुए? नहीं आप लुधियाना से राजीव गांधी के साथ नहीं, कैसे आए यूपी? देखिए मेरा तो, मेरे घर में भी कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, मेरे बड़े जी ब्रदर थे जी जो आज दुनिया में नहीं है। जी वो एक उनको पोलिंग किट आती थी, जी इस बूथ पे लेखराज शर्मा जी बैठेंगे, ठीक है, तो मेरा उतना ही था। तो फिर एक सर्कल प्रेशर हुआ करते थे, जिनको असैसिनेट कर दिया था उग्रवादियों ने, वो लुधियाना से एमपी बने, एमएलए बने थे। तो मैं उनके साथ ही एक्चुअली मैंने कैरियर यूथ कांग्रेस से शुरू अच्छा किया। वो एक्चुअली उनका ऑफिस मेरे घर में होता था। हाँ मेरा घर थोड़ा 5-6 कमरे थे, तो एक कमरे में हम यूथ कांग्रेस का ऑफिस चलाते थे। तो वहाँ से करते करते एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूथ कोऑर्डिनेटर्स उस समय हुआ करते थे। तो डेवलपमेंट सेंटर इंडियन यूथ कांग्रेस, एक इंडियन यूथ कांग्रेस की एक एक्सटेंशन थी जो 20 पॉइंट प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी। अच्छा और साइड बाय साइड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल ये कलेक्ट करने के लिए होती। राजीव जी का ये प्रोग्राम चलाया हुआ था। तो उसमें फ्रेश ग्रेजुएट लड़के मांगे गए थे। किस सन की बात है? 82 में स्टार्ट हुआ था। 82 में सिलेक्शन जी। शुरू हुई थी, जी। 83 में ट्रेनिंग हुई। जी तो हम 82 में मैंने ग्रेजुएशन ही किया था। तो ग्रेजुएशन करते ही मैं मतलब ट्रेनिंग के अंदर नाम आ गया मेरा कि ठीक है, फरवरी में ट्रेनिंग लगी, तो 83 में फरवरी में ट्रेनिंग में आ गया। तो ट्रेनिंग में आने के बाद मैंने 7-8 महीने मध्य प्रदेश गया, वो 20 पॉइंट प्रोग्राम का, जिस समय अर्जुन सिंह जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हम लोग मॉनिटरिंग करते थे, उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने अच्छा काम किया। तो उसके अंदर फिर 10 लोगों की एक हाई पोटेंशियल टीम चुनी गई थी, 10 की रायबरेली के लिए, 10 की अमेठी के लिए। तो मैं लकी था कि मैं अमेठी के लिए सिलेक्ट हुआ। अच्छा तो मैं वहाँ पे जब गए, तो जैसे उस समय युवा थे, तो राजीव जी हमको इंदिरा जी के पास लेके गए कि भाई ये लड़के मैंने यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से चुने, तो मैं ये मेरा काम करेंगे वहाँ पे। तो इंदिरा जी ने पूछा किस तरह काम करोगे? जैसे हर आदमी का जज्बा होता है, नहीं जी हम तो साइकिल से करेंगे, ये करेंगे। बोले इतना बड़ा काम है इंदिरा जी ने कि साइकिल से कर पाओगे? तो हमने कहा जी जो संसाधन है तो ही है हमारे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि राजीव से कहा कि देखो इनको एटलीस्ट बाइक लेके दो, जिससे इनका मूवमेंट फ्रीक्वेंट हो, तब ये अच्छा काम कर पाए। तो हमको पहली बार राजीव ने राजदूत मोटरसाइकिल लेके दिया था। अच्छा ठीक है, हमने उससे फिर हर कॉर्नर तक पहुँचे। 85 86 में 83 में 83 में अच्छा 85 में तो हम राजीव जी प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, 84 में 80 हाँ हो गए थे। तो फिर हमने उस समय मेनका जी लड़ी थी, हाँ 84 का इलेक्शन, ठीक है। तो मेनका जी जब लड़ी थी, तो तब हम लोग एकदम वहाँ पे पॉलिटिकल कमांड संभाल ही लिए थे। तो तब हमने ये सेक्टर का ये काम, ग्राम सभा के काम, ये सारे शुरू कर दिए थे। तो फिर वो मतलब आज तक वही काम चल रहे हैं, सेम पैटर्न पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। जो सेक्टर राजीव जी के ज़माने में बने थे, सेम सेक्टर आज भी चल रहे हैं। हर न्याय पंचायत हमारा एक सेक्टर है, अच्छा ठीक है। उसके ऊपर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हम लोग इलेक्शन से संबंधित होता है, सारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो 10-10, 12-12 बूथ की एक सेक्टर है। उसको हम कहते हैं बस इसी के अंदर
ये कोलू के बैल की तरह यहीं घूमते रहना है, बस ये तो उस आपका टाइम रायबरेली आपका सेक्टर होगा? नहीं, मेरा अमेठी पार्लियामेंट हाँ। था, अमेठी जिला नहीं था उस समय। हाँ। उस समय 2 असेंबली सेगमेंट राजू हाँ। के रायबरेली में लगते थे हम्म, और 3 असेंबली सेगमेंट हमारे सुल्तानपुर में लगते हम्म, थे। तो मैं जो सेगमेंट मेरे को मिला था उसमें मेरे साथ कांति गोहिल था हम्म, जो 85 में एमएलए हो गया था गुजरात से। एक गढ़ड़ा स्वामीनारायण मत को आप जानते होंगे, तो गढ़ड़ा उनके यहाँ पे बहुत बड़ा धार्मिक जगह है उनकी, स्वामीनारायण धर्म के अंदर। तो उनको गढ़ड़ा से टिकट मिला था। तो फिर जिनको टिकट मिल गया था राजीव जी ने उनको कह दिया था कि आप ये करिए। मेरे को भी 85 में टिकट दिया था, लेकिन मेरी उम्र उस समय 3.5 महीना कम थी। अच्छा। तो 25 साल नहीं था। तो मैंने बताया उनको कि मेरी उम्र नहीं है पूरी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ काम करते रहो। तो हमारे 2-3 साथियों को टिकट नहीं मिला था, फिर हम लोग कंटिन्यू करते रहे वहाँ में। तो जो जीए मीर हैं, जो भी आपके शेड्यूल सी मेंबर हैं, ये भी मेरे साथ अमेठी में काम करता है। ठीक है, अमेठी से ही इसके बाद कभी आपने कोशिश नहीं की दोबारा? नहीं, देखो तब क्या हुआ कि एक तो 20-25 साल से तो सेम डे में इलेक्शन आता है, पंजाब का भी होता है, यूपी का भी, तो 25 साल तो यही निकाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद राजीव जी की जब डेथ हो गई 91 में, तो हम लोग थोड़ा असहाय से हो गए कि भाई अब मतलब, क्योंकि हमने कभी कांग्रेस से किसी दूसरे जगह गए ही नहीं थे, क्योंकि राजीव जी थे तो उनके साथ ही रहते थे। तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा हेल्पलेस से हुए। तो यही जीए भी, मैं एक जगदीश पुरी जी हुआ करते थे, वही पत्रकार थे, अमेठी समाचार निकालते थे वहाँ से, जो पुराने पत्रकार हैं आपके भी एक दुआ साहब थे, हरीश दुआ शायद, तो वो वहाँ जाया करते थे उस ज़माने में। तो वो पीयू जी के साथ ही रहते थे। तो उस समय ये कमरा नहीं था, ये सामने वाला कमरा मेरा था। तो उस समय हम लोगों ने कहा कि अब देखिए कि कुछ रहा नहीं, राजीव जी हमारे बीच नहीं है, सोनिया जी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो कुछ करना चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस को ये करने के लिए। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम लोग कर्म भूमि से बलिदान भूमि तक एक पद यात्रा करेंगे। कर्म भूमि से बलिदान भूमि कहाँ से कहाँ तक? अमेठी से पेरमबदूर तक। अच्छा। जहाँ मतलब उनको बम से ब्लास्ट हुआ था। हाँ। बड़ा कठिन काम था। हाँ। ना कोई हमारे पास साधन थे। तो सबसे पहले मीर और मैंने उस यात्रा की रेकी किया कि हर 25-30 किलोमीटर चलेंगे, तो ये किया। आपको किसी कांग्रेस के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी वो यात्रा, लेकिन हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। नरसिम्हा राव जी की भी है। नरसिम्हा राव जी ने समापन उस यात्रा का किया था। ठीक है। तो उसमें जयललिता जी भी उनके साथ शेयर की थी मंच। तो वो यात्रा हमने शुरू किया, तो उसमें 2-2.5 महीने निकले। तो लेकिन इन बिटवीन फिर बाई इलेक्शन आ गया अमेठी का। तो फिर कैप्टन श्री शर्मा जी को टिकट मिली। तो फिर उन्होंने फिर हमको कॉल किया कि भाई आप आ जाओ, मेरा इलेक्शन लड़ाओ। तो हम लोग तब उनके साथ हो गए। फिर उनके साथ हो गए तो 98 तक वो रहे, फिर उनके साथ जर्नी रही अमेठी की। फिर 99 में मैडम आ गई, तो फिर उनके साथ जर्नी शुरू हो गई। तो ये मेरी जर्नी थी। आप हमेशा एज अ रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं अमेठी में, तो इस बार जब आप खुद अपने लिए कैंपेन कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस था आपका? नहीं, एक्सपीरियंस है क्योंकि बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव जी, तो मतलब काम तो करते ही थे, क्योंकि उनके बिहाफ पे काम करने होते थे। तो अब मैं खुद हूँ। ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि मतलब मेरे को भी वही काम करने पड़े जो सोनिया जी करती थी, राहुल जी करते थे, राजीव जी करते थे। तो काम अब मेरे को भी करने हैं, लेकिन मैं दिशा निर्देश उनसे लेते रहूँगा, क्योंकि देखो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी मानता हूँ कि ये अमानत है उनकी मेरे पास। ठीक है। मैं इस अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा, ये मेरा मतलब मानना है दिल से, कोर ऑफ माई हार्ट ये मैं बात बोल। ठीक है। क्योंकि मेरे कोई पिताजी MP MLA नहीं थे जो मेरे को यही करना है। तो वो डेस्टिनी है मेरे को कहाँ ले गई। ठीक है। मैं उसके साथ उसके डेस्टिनी के ऊपर तो कुछ नहीं। ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, मैं वही करूँगा भी। ठीक है। तो ये है मेरी बात है। मेरा एक आखिरी सवाल अब आपसे गठबंधन के ऊपर ही होगा। इंडिया गठबंधन लोकसभा में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने सारी सीट, जितनी भी सीटें जीती, बहुत अच्छे तरीके से जीती। अब जो 27 में यूपी का विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तब भी रहेगा? नहीं, क्योंकि गठबंधन की जो लीडरशिप है दोनों तरफ की, तो मेरा ख्याल इस चीज़ को सोचना चाहिए कि देखिए वोट का बिखराव अगर होगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। वोट का बिखराव नहीं होगा
जी। तो फायदा गठबंधन को होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, क्योंकि कल हम खबरों में देख रहे थे आम आदमी पार्टी ने बोला कि गठबंधन जो था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। हाँ, और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है। आप पार्टी ने जी हाँ, आप पार्टी। तो क्या समाजवादी और कांग्रेस के बीच भी ऐसा होने वाला है? लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, बहुत टाइम है, लेकिन तो अभी ये हाँ, टू अर्ली जी, काल्पनिक प्रश्न नहीं, ठीक है, उसका तो कोई जवाब अभी नहीं देना। राजनीति में हर दिन बदलती है जी, तो इतना 3 साल पहले की बात आज क्यों करना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अमेठी से नए नवेले सांसद किशोरी लाल शर्मा जी। इन्होंने हमारे सारे सवालों के बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।